वो अभी अभी इस कमरे में पहुंची थी। सामने सोफे पर बैठे वो अपने हाथों की उंगलियों को मसलने लगी। दिल डर के मारे फड़फड़ा रहा था। शादी के कागजात सामने टेबल पर पड़े थे। कमरे की फिजा खामोश थी। सामने मेज पर ही लाल गुलाबों से सजा एक गुलदस्ता रखा था। कमरे में उन गुलाबों की मदहोश कर देने वाली खुशबू फैली हुई थी। अनिका ने एक नज़र उठाकर होटल के इस लग्जरी कमरे को देखा। ये 5 स्टार होटल का कमरा था जिसमें इस वक्त वो मौजूद थी, मगर अकेली नहीं थी। कमरे में और भी कई लोग मौजूद थे। उन सबकी नज़रें इस वक्त अनिका के ऊपर उठी हुई थीं। आंखों में जलन और चुभन छुपी हुई थी। और क्यों ना होता ऐसा, वो उस इंसान की ज़िंदगी में शामिल हो रही थी जिसका हर एक लड़की ख्वाब सजाती थी, उसकी चाहत रखती थी। मगर आज वो शख्स उसकी तमन्ना लिए उसका होना चाहता था। और फिर वो भी तो यही चाहती थी, मगर दोनों का मकसद बिल्कुल अलग था। कुछ देर के बाद ही वकील साहब भी आ चुके थे और जैसे ही साइन करने के लिए उसकी तरफ पेपर बढ़ाया गया तो वो गुमसुम उन पेपर्स को देख रही थी। साइन करो अनिका। नरम मगर भारी आवाज पर उसने चौंक कर गर्दन मोड़ कर देखा। वो उसके बिल्कुल करीब उसके पास बैठा हुआ था। हमेशा की तरह हैंडसम, हमेशा की तरह खूबसूरत। कोट के बटन खुले हुए थे। वो मुस्कुराते हुए अनिका को ही देख रहा था। आंखों में बेशुमार चाहत के दीप जल रहे थे। अनिका कुछ पल तक उसे देखती रही। उसके चेहरे पर वो सब कुछ था जो किसी खुशकिस्मत इंसान के चेहरे पर होना चाहिए। हर चीज़ को पा लेने की खुशी, ताकत का गुरूर, अपने अरबों रुपये की दौलत का घमंड। हाँ, वो जिस चीज़ पर उंगली रखता उसे हासिल कर सकता था। वो अपने पैसे के बलबूते पर एक दुनिया जीत सकता था और उसे भी एक तरह से जीतने चला था। अनिका ने अपनी सिसकी को अपने होठों में दबा लिया। उसकी नज़र दोबारा भटक कर सामने पड़े उन कागजात पर पड़ी थी जो कोर्ट की तरफ से वकील अपने साथ लेकर आए थे, जिन पर साइन करके वो हमेशा हमेशा के लिए इस इंसान की हो जानी थी। उन पेपर्स पर उसका और युवान मेहरा का नाम लिखा हुआ था। उसी वक्त साइन करना था और चंद पलों में ही वो उसकी पूरी की पूरी बन जाती। उसकी कई प्रॉपर्टीज़ की तरह अनिका भी उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा हो जाती। अनिका के हाथों में कंपन होने लगा। घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसने एक नज़र उठाकर सामने लगी दीवार के आईने में देखा। उसमें अनिका का अक्स साफ नजर आ रहा था। गहरे लाल रंग के खूबसूरत लहंगे में वो दिल में उतर जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। उसने अपना मेकअप खुद किया था, मगर उसके हुस्न में इतना चार्म था कि उसे मेकअप जैसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही कब थी। आंसू अनिका की आंखों से टपकने लगे और आंसुओं के साथ अनिका की आंखों का काजल भी बहने लगा। वो कितनी ही देर तक अपने आप को शीशे में देखती रही। साइन करो बेटा। वकील साहब की आवाज़ पर अनिका फिर चौंकी थी। सामने नजर आते अपने अक्स पर आखिरी बार नज़र डाली। ये जोड़ा, ये जवाहरात, ये सब उसकी हैसियत से बहुत बढ़कर था। मगर यहाँ तक पहुँचना उसका एक बहुत बड़ा मकसद था। वो यही तो चाहती थी। वो अपनी हैसियत को इस इंसान के बराबर लेकर आना चाहती थी और ले भी आई थी। और उसे यहाँ तक लाने वाला वही इंसान था जो उसका दुश्मन था, सबसे बड़ा दुश्मन। उसने सामने पड़े पेपर पर जल्दी से साइन कर दिए। साथ बैठे युवान मेहरा के होठों पर बड़ी जानदार सी मुस्कुराहट फैल गई। आखिरकार वो उसकी बन ही गई थी। उसकी पहली मोहब्बत, उसकी जानो जिगर, उसके दिल की दुनिया को हिला देने वाली आज उसके दिल की दुनिया में आकर बस गई थी, हमेशा हमेशा के लिए। कोर्ट मैरिज होने के बाद उसके दोस्त और वकील साहब उठकर खड़े हुए और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे। मगर अनिका का दिल खाली हो चुका था। बर्दाश्त करते करते उसका चेहरा लाल हो गया था। हिम्मत से उसने अपनी आंखें बंद की, अपने आंसुओं को रोका। ये तो सिर्फ शुरुआत थी और वो शुरुआत में ही कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। जो कुछ करना चाहती थी वो पूरा हो रहा था। इस मकसद को पूरा करने के लिए अनिका ने क्या क्या नहीं किया था, ये वही जानती थी। ये सीढ़ी उसे किस मुकाम पर लेकर जाएगी उसे नहीं पता था, मगर उसकी ज़िंदगी में अब इस इंतकाम के सिवा और कुछ था ही नहीं। वो इंतकाम जिसे लेने के लिए वो आज युवान मेहरा की ज़िंदगी में दाखिल हो गई थी, और जब तक वो इंतकाम नहीं ले लेती चैन से बैठने वाली नहीं थी। सब लोग कमरे से जा चुके थे। कमरे में युवान की ख़ास परफ्यूम की खुशबू फैली हुई थी। उसने उठकर होटल के रूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक किया। क्लिक की आवाज़ पर अनिका ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। दरवाज़ा बंद होते ही वो मुड़कर उसकी तरफ आ रहा था। उसकी निगाहें जज्बात की लौ से चमक रही थीं। उसे पानी का खुमार आंखों में नजर आ रहा था।
अनिका की हथेलियों में पसीना उतरने लगा। मैं चेंज कर लूँ? वो एकदम सोफे से उठकर खड़ी हुई थी, मगर इससे पहले कि वो युवान के बराबर से गुजरती, उसे अपनी कलाई पर उसकी मजबूत पकड़ का एहसास हुआ। ऐसा लगा कि उसकी कलाई पर किसी ने दहकता हुआ अंगारा रख दिया हो। वो अपनी जगह पर सन रह गई। उसने ये कैसे सोच लिया था कि आज की रात वो वही करेगी जो वो चाहती है? ऐसा होना तो मुमकिन नहीं था। युवान मेहरा जैसा इंसान उसे अपनी बीवी बना चुका था और अब अपनी चाहत के निशान उसके वजूद पर छोड़कर हमेशा के लिए उसे पा लेने के लिए तैयार था। अनिका ने मुश्किल से अपनी कांपती पलकें उठाईं। वो उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। 2 कदम चलकर वो उसके और भी करीब आ गया। कहाँ जा रही हो मेरी जान? अभी जी तो भर लेने दो, ठीक से खुद को देख तो लेने दो। कितनी हसीन दुल्हन है मेरी। अपनी खुशकिस्मती पर जी भरकर खुश तो हो लेने दो। देखो, आखिरकार आज मैंने तुम्हें पा ही लिया। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं कि तुम मेरी हो। दोनों हाथों के प्याले में उसका चेहरा थाम कर जरा सा ऊपर की तरफ उठाते हुए युवान ने गहरी निगाहों से उसका जायजा लिया। अनिका के वजूद में करंट सा पैदा हुआ, जैसे पूरे वजूद में कपकपी उतरने लगी हो। मैं थक गई हूँ, वो थोड़ा पीछे हटकर बोली। युवान के होठों की मुस्कुराहट गहरी हुई। उसने अनिका और अपने बीच का थोड़ा सा फासला भी ख़त्म कर दिया। उसकी भारी सांसें अनिका के चेहरे से टकराने लगीं और अनिका का दिल जोरों से धड़कने लगा। अंदर कहीं खतरे की घंटियां बजती हुई महसूस हो रही थीं। कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? क्या मुझे इस जैसे इंसान से इंतकाम लेने के लिए टक्कर लेनी चाहिए? कहीं मैं इस इंसान की वजह से कोई और नुकसान न उठा लूं? उसके वजूद में तूफान उठने लगे, जिससे बेखबर युवान मेहरा उसके जानलेवा रूप को आंखों के रास्ते दिल में उतार रहा था। ये मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल जर्मनी से मंगवाया है। इसमें जो स्टोन लगा है वो दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। ये बहुत कीमती है, मगर तुमसे ज़्यादा नहीं। लाल रंग का खूबसूरत पत्थर वाला नेकलेस अनिका की सुराहीदार गर्दन में पहनाते हुए युवान ने धीरे से उसके पीछे जाकर लॉक लगाया। अनिका को अपना वजूद किसी पहाड़ के नीचे दबा हुआ महसूस हुआ। तुम मेरी धड़कनों में बसी हो, मेरी रगों में खून की तरह दौड़ती है तुम्हारी मोहब्बत। वो उसके बाजुओं में जकड़े सरगोशी कर रहा था और अनिका की आंखों में पानी जमा होने लगा। ये इंसान जिसकी मजबूत हाथों की पकड़ वो अपने वजूद पर महसूस कर रही थी, पूरी दुनिया का आइडियल हो सकता था। लड़कियां उसके ख्वाब आंखों में सजाया करती थीं, मगर अनिका की आंखों में उसके लिए सिर्फ नफरत थी। ऐसी नफरत जिसे वो जाहिर नहीं कर सकती थी। सख्ती से अपनी आंखें बंद किए अनिका ने खुद को संभाला। अभी नहीं, अभी ये हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी युवान मेहरा, बिल्कुल इसी तरह जैसे तुमने मुझे बर्बाद किया था। दिल ही दिल में पक्का और मजबूत इरादा करते हुए वो खुद से ही बोलने लगी। युवान मेहरा का स्पर्श उसके पूरे वजूद को छू रहा था और वो मजबूर थी, कुछ नहीं कर सकती थी। बिल्कुल उस रात की तरह जब आज से 6 महीने पहले उस तूफानी रात में वो अपने छोटे से घर में थी। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। उसे अपने साथ लगाए वो बेड तक लेकर आया था और उसे बेड पर बिठा दिया और फ्रेश होने के इरादे से बाथरूम में चला गया और अनिका का मन अतीत में भटकने लगा। 2 कमरों का छोटा सा मकान तेज बरसती हुई बारिश की जद में था। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, सिर्फ बारिश का शोर था। टीन की चादर से टकराकर बरसने वाली बारिश अनिका का दिल दहला रही थी। उसे ऐसे मौसम से बहुत डर लगता था। सुबह मेरा पेपर है और आज ये मुसीबत सी बारिश होनी थी। लाइट भी बंद हो गई, अब मैं पढ़ाई कैसे करूं? वो रोने वाले अंदाज में बोली थी। साथ वाली चारपाई पर लेटी सुमित्रा जी ने हमेशा की तरह उसे डांट दिया। अरे, बारिश तो भगवान की तरफ से बहुत बड़ा उपहार होती है पागल। अब चुपचाप सो जा, तेरे पापा भी आज थके हुए हैं, ओवर टाइम किया था उन्होंने, जल्दी सो गए हैं, शोर मत कर। सुबह सुबह उठकर पढ़ाई कर लेना। माँ की आवाज़ पर वो करवट बदल कर सोने की कोशिश करने लगी। इतने में कमरे में नैना दाखिल हुई, अनिका की बड़ी बहन। वो घर की बड़ी और समझदार बेटी थी। शक्ल सूरत में अनिका से कम थी, मगर पूरा घर उसने संभाल रखा था। उसे देखते ही अनिका के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। दीदी आकर सो जाएं, आप सुबह से काम में लगी हैं। अनिका की बात पर नैना खामोशी से उसके साथ आकर लेट गई। बहुत तेज बारिश हो रही है, पता नहीं क्यों मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा है। नैना की आवाज़ पर अनिका का दिल भी जोर से धड़क उठा था। यही तो सब कुछ वो भी महसूस कर रही थी। न चाहते हुए भी दोनों सोने की कोशिश करने लगीं। मुश्किल से कुछ ही घंटे गुजरे थे जब राजेश जी को की दर्द में डूबी हुई आवाज़ उभरी।
पापा क्या हुआ आपको? अनिका घबराकर जल्दी से उनके पास आई थी। राजेश जी की तबीयत हर पल बिगड़ रही थी। चेहरे से ही लग रहा था उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। अनिका के तो कदमों तले से जमीन निकल गई। राजेश जी को पहले भी 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका था। तीसरी बार दिल के दौरे का मतलब साफ था कि उनके पास वक्त बहुत कम है। वो तेजी से कमरे से बाहर निकल कर आई थी, मगर कमरे के दरवाजे और फिर मेन गेट तक का फासला पार करते ही वो बुरी तरह भीग चुकी थी। बरसती बारिश ने एक पल के लिए भी उस पर तरस नहीं खाया था, लेकिन इतनी तेज बारिश में भी वो बाहर रोड पर निकल ही आई। इस वक्त किसी सवारी का मिलना नामुमकिन था। अंदर राजेश जी की हालत बिगड़ती जा रही थी। पापा प्लीज़ हमें छोड़कर मत जाइए। वो बुरी तरह से तड़प कर रो पड़ी। मैं जाती हूँ, कोई रिक्शा लेकर आती हूँ। नैना जल्दी से चप्पल पहनकर कमरे से बाहर निकलने लगी। इससे पहले कि वो दहलीज पार करती, सीने को एक हाथ से थामे राजेश जी का हाथ एक तरफ को लुढ़क गया। अगले ही पल उनकी आंखें जिंदगी की चमक से खाली हो चुकी थीं। कमरे में एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। राजेश जी इस दुनिया से जा चुके थे। अनिका ने भी बेयकीनी से बाप के ठंडे पड़ते वजूद को देखा। उसे लगा जैसे उस पर सातों आसमान टूट पड़े हों। इतनी सी उम्र में उसे इतना बड़ा सदमा देखने को मिलेगा, इस बात का उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। दोनों हाथों में राजेश साहब का हाथ थाम कर वो फूट फूट कर रोने लगी। बाहर बरसती बारिश में अभी तक कोई कमी नहीं आई थी। सुबह तक पूरे मोहल्ले को खबर हो चुकी थी। दोपहर होने से पहले ही राजेश जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ गिने चुने ही रिश्तेदार अफसोस करने के लिए आए थे। अंतिम संस्कार होते ही सब अपने अपने घरों को निकल गए। अब क्या होगा? तुम्हारे पापा की आमदनी पहले ही कम थी, घर में कुछ भी जमा पूंजी नहीं है, ये मकान भी किराए का है, कुछ दिन से ज़्यादा का राशन नहीं है घर में। सुमित्रा जी मुंह पर दुपट्टा डालकर फूट फूट कर रो पड़ी। अनिका की रंगत पीली पड़ गई, जो कि इतनी देर से खुद पर बर्दाश्त किए बैठी थी, और फूट फूट कर रोने लगी। वो हमेशा से ही डरपोक थी। मुश्किल हालात को देखकर घबराकर हमेशा माँ के पल्लू में छुप जाया करती थी, मगर आज तो माँ भी सदमे से बेहाल थी। आप फिक्र मत करें मम्मी, मैं कोई नौकरी ढूंढ लूँगी। नैना की खामोश सी आवाज़ पर अनिका चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी, और नैना ने जो कहा था वो करके दिखाया। कुछ ही दिनों के बाद उसने एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर ली। नैना की तनख्वाह अच्छी थी, घर का गुजर बसर अच्छे से होने लगा। लेकिन अनिका हैरान थी। ऑफिस से आकर नैना अक्सर चुपचाप लेट जाया करती। ऐसा लगता जैसे वो बहुत बड़ी परेशानी में है। वो कहीं खोई खोई सी रहती, बेवजह बैठी अपनी उंगलियां मरोड़ती रहती। उसकी आंखों में हमेशा एक परेशानी झलकती। क्या बात है दीदी, आप इतना अपसेट क्यों रहती हैं? कॉलेज से आकर अपना बैग मेज पर रखते हुए उसने नैना को देखा था, जो इतनी देर से दीवार से टेक लगाए बैठी थी। अनिका की बात पर नैना यूँ घबरा कर उठी जैसे न जाने अनिका ने क्या कह दिया हो। नहीं नहीं अनिका, ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा तुम ऐसा करना, मम्मी को रोटी बनाकर दे देना और ख़ुद भी खा लेना, मैं आज ज़रा बाहर जा रही हूँ। नैना जल्दी जल्दी कहते हुए उठकर खड़ी हुई थी। लेकिन दीदी आपको कहाँ जाना है? अनिका ने हैरत से पूछा। आज मुझे कंपनी की तरफ से एक डिनर पर जाना है, वो तेजी से कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई। अनिका को हैरत हुई। बड़ी बड़ी शहद रंग जैसी आंखों में एक पल के लिए गहरी सोच उभर आई। पोनी में बंधे बालों को खोलकर आज़ाद करते हुए वो वहीं बिस्तर पर बैठ गई। बस जैसे ही बीएससी पूरा होगा मैं भी कहीं ना कहीं जॉब कर लूँगी। दीदी बेकार में ही परेशान हो जाती हैं, थक जाती हैं शायद। वो अपनी सफ़ेद मखमली उंगलियों को हल्का हल्का दबाते हुए दिल ही दिल में नैना से बात कर रही थी और एक इरादा कर रही थी, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। नैना शाम 4 बजे तैयार होकर कंपनी की आई हुई गाड़ी में बैठकर चली गई थी। उसने 11 बजे तक वापस आने को कहा था। अनिका उसके इंतजार में जाग रही थी। 11 के बाद 12 और फिर रात का 1 भी बज गया, मगर नैना वापस नहीं आई। अनिका के पूरे वजूद में सुइयां सी चुभने लगी। वो करवट पर करवट बदल रही थी। सुमित्रा जी को उसने दवाई देकर सुला दिया था। शायद रात के 2-2:30 बजे का वक्त था जब दरवाज़ा बुरी तरह से बजा। अनिका की आंखें डर से फैल गईं। ये दरवाज़ा बजाने का अंदाज नैना का नहीं था। जल्दी से वो दरवाजे तक आई। दरवाज़ा खोलते ही उसके मुंह से एक चीख निकल गई। सामने नैना खड़ी थी। उसका दुपट्टा गायब था, बाल बिखरे हुए थे, होंठ का कोना सूजा हुआ था। उसके गर्दन पर भी जगह जगह लाल निशान थे। अनिका का दिल धक से रह गया। वो किसी बेजान लाश की तरह अंदर आई।
क्या हुआ दीदी? अनिका ने मुश्किल से खुद में हिम्मत जमा करके उसका कंधा पकड़ा। नैना ने मुड़कर किसी बेजान मूर्ति की तरह अनिका को देखा। अनिका को यूं लगा जैसे वो जमीन के अंदर धंस जाएगी। नैना का चेहरा सब कुछ बता रहा था जो वो अपने मुंह से कहने के काबिल नहीं थी। अनिका ने आगे बढ़कर उसे दोनों कंधों से थामना चाहा, लेकिन अगले ही पल नैना धम से जमीन पर गिर गई और अनिका के होठों से एक घुटी घुटी सी चीख निकल गई। शहद रंग आंखों में डर के साथ साथ अब आंसू भी जमा हो गए। वो एकदम नीचे झुककर नैना को उठाना चाहती थी, लेकिन उसके चेहरे पर निगाह पड़ते ही अनिका पत्थर बन गई। नैना के मुंह से झाग निकल रहा था, उसका पूरा वजूद अकड़ रहा था, रंगत नीली पड़ रही थी। अनिका का दिल रुकने सा लगा। ये मंजर मौत का मंजर था। ये मंजर उसने पहले भी देखा था, अपने पापा के मरने के वक्त। तो क्या नैना भी? ये सोचते ही अनिका के होठों से दिल दहला देने वाली चीख निकली। अंदर से सुमित्रा जी भी निकलकर बाहर आ गई। नैना तकलीफ से तड़प रही थी, उसकी हालत सब कुछ कह रही थी। अनिका का दिल डूबने लगा। वो जानती थी कि अब क्या होगा। डॉक्टर को बुलाओ अनिका, कुछ तो करो, किसी रिक्शे वाले को लेकर आओ, हम इसे अस्पताल लेकर जाएंगे, सुमित्रा जी ने डूबती हुई आवाज़ में कहा। अनिका मुश्किल से अपनी जगह से उठी, मगर उसके कदम मन भर के हो रहे थे। उसकी आंखें नैना के तड़पते वजूद पर जमी हुई थीं। उसके अंदर कोई चिल्ला रहा था, कोई फ़ायदा नहीं डॉक्टर को बुलाने का, देर हो चुकी है। और फिर वाकई देर हो गई। नैना ने आखिरी बार अनिका की ओर देखा। वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। अनिका जल्दी से नैना के करीब आई। बोलो दीदी, क्या बात है? उसके होठों से सिर्फ कुछ ही शब्द निकले, मेरी कंपनी के बॉस युवान मेहरा। उसके होठों से टूटे फूटे से शब्द निकले और अगले ही पल वो एकदम खामोश हो गई। अनिका के अंदर अचानक कोई चीज़ टूट गई। वो बेकाबू होकर लड़खड़ाई और 2 कदम पीछे हट गई। सुमित्रा जी चीखें मार मार कर रो रही थी, मगर अनिका बेहद खामोश पत्थर की तरह नैना पर नजरें जमाए खड़ी थी। उसकी आंख से एक आंसू भी न गिरा। पहले राजेश जी और अब नैना की अचानक मौत। उनका घर खाली हो गया था। उसके पापा की मौत तो कुदरत की तरफ से थी, लेकिन ये तो किसी की दी हुई थी। नैना के साथ जो कुछ हुआ था, उसका चेहरा, उसके वजूद के निशान साफ बता रहे थे। और ये करने वाला कोई और नहीं, उसकी कंपनी का बॉस था, क्योंकि नैना ने अपने आखिरी शब्दों में अपने बॉस का जिक्र किया था। और फिर तभी से अनिका के अंदर इंतकाम की लहर जाग उठी थी। बेबसी से उसका वजूद कांपने लगा, मगर अभी फ़िलहाल वो कुछ नहीं कर सकती थी। दोनों हाथों में चेहरा छुपाते हुए वो तड़प तड़प कर रोने लगी। नैना का खामोशी से अगले दिन अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसकी मौत जहर खाने की वजह से बताई गई थी और उसे खुदकुशी का मामला करार दे दिया गया। मोहल्ले में बातें फैल गईं। वो घराना जिसे इज्जत से देखा जाता था, अब उन्हें शक भरी नज़रों से देखने लगा। जिंदगी पहले ही मुश्किल थी, अब और मुश्किल हो गई। ज़रूरत के लिए भी घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। मोहल्ले की औरतें जगह जगह उन लोगों के बारे में बातें करने लगी थीं। ये सारी बातें अनिका और सुमित्रा जी के कानों तक पहुंच रही थीं। एक जवान बेटी मर चुकी थी और दूसरी जवान बेटी दहलीज पर बैठी थी। न चाहते हुए भी सुमित्रा जी ने किराए का वो मकान छोड़कर कहीं और जगह ले ली। मकान तो ये भी किराए का था और हालात तो पहले से भी ख़राब थे, मगर कम से कम यहाँ रोते हुए देखकर कोई तमाशा देखने नहीं आता था। सुमित्रा जी ने सब्र की चादर ओढ़ ली और अनिका को घंटों एक ही पोजीशन में बैठे देखती। न जाने वो क्या सोचती रहती थी। लंबे घने सुनहरी बाल उसके पीठ पर बिखरे रहते, न जाने कब से उनमें कंघी नहीं हुई थी। उसकी सुनहरी आंखें आंसुओं से खाली थीं, मगर उसके अंदर आग के शोले भड़क रहे थे। वो इंतकाम की आग में पागल हो रही थी। उसे उस इंसान से बदला लेना था जिसने उसकी बहन को मौत के घाट उतार दिया था। वो इंतजार कर रही थी सही वक्त का। और नैना की मौत के सिर्फ 2 महीने बाद ही वो पूरे कॉन्फिडेंस भरे अंदाज में घर से बाहर निकली। हल्के पीले रंग का खूबसूरत लेकिन सिंपल सा सूट पहनकर वो तैयार हुई थी। उसे पता था कि वो बेहद खूबसूरत है, इसीलिए उसे मेकअप की ज़रूरत ही नहीं थी। उसके होठों पर एक जहरीली सी मुस्कान बिखर गई। उसे पता था उसे कहाँ जाना है। हम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करके कितने मज़े से खुश हो तुम लोग, लेकिन मैं तुम्हें ज़्यादा देर तक खुश नहीं रहने दूंगी मिस्टर युवान मेहरा। आंखों में उतरती नमी को छुपाते हुए वो कंपनी के अंदर चली आई। ये युवान मेहरा की कंपनी थी, वही कंपनी जहां नैना भी काम करती थी। अनिका जानती थी उसे अब आगे क्या करना है।
अलग अलग कॉरिडोर से गुजरती हुई वो सीधा सीईओ के कमरे के सामने आकर रुक गई थी। एक्सक्यूज मी मिस, आपको कहाँ जाना है? सेक्रेटरी की आवाज़ पर वो चौंक कर पीछे पलटी। युवान मेहरा के साथ मेरी मीटिंग है, उन्होंने ही मुझे यहाँ बुलाया है। पूरी कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हुए उसने सेक्रेटरी की आंखों में आंखें डालकर कहा। सेक्रेटरी के चेहरे पर उलझन उतर आई। मैं उनसे कंफर्म कर लेती हूँ, कहकर उसने फ़ोन का क्रेडिट उठाया, मगर अनिका ने तुरंत उसके हाथ से फ़ोन लेकर वापस रख दिया। मेरी और उनकी पर्सनल मीटिंग है, कंफर्म करने के लिए पूछोगी तो उन्हें बुरा लग जाएगा। क्यों अपनी नौकरी के पीछे पड़ी हो? अनिका के शब्दों में इतनी गंभीरता थी कि सेक्रेटरी के चेहरे पर हल्का सा डर उभर आया। उसने हैरत से अपने सामने खड़ी मुश्किल से 20 साल की लड़की को देखा, जो बेहद खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि उसकी गरीबी को भी छुपा सकती थी। बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें, लाल अनार से होंठ और कमर के नीचे तक आते गहरे भूरे बाल। अगले ही पल सेक्रेटरी ने सहमति में सिर हिलाया। वो जितनी हसीन थी, यकीनन उसका बॉस के साथ कोई ना कोई रिश्ता जरूर हो सकता था। उसका बॉस तो हसीन चीज़ों का दीवाना था। खामोशी से एक तरफ होते हुए सेक्रेटरी ने उसे अंदर जाने का इशारा कर दिया। हाथों में उतरते कंपन को काबू करते हुए अनिका ने कमरे की ओर देखा। उस कमरे की दूसरी तरफ वो शख्स मौजूद था जिससे उसे बेइंतहा नफरत थी। गहरी सांस लेकर उसने दरवाज़ा खोला और तेजी से अंदर दाखिल हो गई। ये युवान मेहरा का कमरा था, ताकत और दौलत के घमंड में डूबे उस इंसान का कमरा जिसका नाम इस शहर के हर अखबार में मौजूद होता था। इन 2 महीनों में अनिका ने उसकी पूरी जानकारी इकट्ठी कर ली थी। वो सिर्फ 28 साल का था, मगर अरबों रुपयों के बिजनेस साम्राज्य का मालिक था। लोग उससे डरते थे, लेकिन बहुत से लोग उसकी चाहत भी रखते थे। उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत ऊंचा था, मगर अनिका की नज़र में वो सिर्फ एक मुजरिम था। अंदर दाखिल होते ही अनिका ने सर उठाया और अगले ही पल पत्थर बन गई। वो कुर्सी पर नहीं बैठा था, बल्कि उसके दरवाज़ा खोलते ही ठीक सामने खड़ा था और अपनी गहरी काली नज़रें उस पर जमाए बड़ी ही दिलचस्पी से उसे देख रहा था। अनिका को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। सारा कॉन्फिडेंस हवा हो गया। वो यहाँ क्यों आई थी ये भी भूलने लगी। उसके सामने खड़ा इंसान खूबसूरती और दमदार पर्सनालिटी का मालिक था। किसी के कमरे में आने से पहले दरवाज़ा नॉक किया जाता है ना? और जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं आपको जानता नहीं हूँ कि आप बिना बताए मेरे कमरे में आ गई हैं। मैं नहीं जानता आपको, मगर शायद आप जानती हैं, शायद बहुत कुछ, राइट? दोनों हाथ जेबों में डाले सामने खड़े उस इंसान ने दिलचस्पी से अनिका का ऊपर से नीचे तक जायजा लिया। अनिका को अपनी रंगत लाल पड़ती महसूस हुई। सुनहरी आंखों में बेचैनी उतर आई। उसने अचानक अपना सर झुका लिया और अपने होंठ भींच लिए। उसे अपना पूरा वजूद ठंडा पड़ता महसूस हुआ। जो कुछ भी वो सोच कर आई थी, सब कुछ कहीं गुम हो गया। अब अंदर आ ही गई हो तो आकर बैठ जाओ। वैसे इस तरह झूठ बोलकर अंदर आना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आपको कोई फेवर चाहिए था तो आप मेरी सेक्रेटरी को बता देती। सीरियस शब्दों में कहते हुए वो 2 कदम पीछे हट गया। अनिका को अपने ऊपर घड़ों पानी गिरता महसूस हुआ, क्योंकि वो उसकी और सेक्रेटरी की बातें सुन चुका था। मुझे जॉब चाहिए, मैं बहुत मजबूर थी, बस इसीलिए झूठ बोला। टूटे फूटे शब्दों में उसने मुश्किल से अपनी बात पूरी की। वो यहाँ नफरत के जज्बे से आई थी। उसे यहाँ कुछ और कहना था, लेकिन वो क्या क्या बोल रही थी उसे खुद भी पता नहीं था। वो सब कुछ भूल गई थी। अपनी कुर्सी की ओर मुड़ते हुए युवान ने एक नज़र उसे देखा। उसके चेहरे पर दिलचस्पी भरा भाव फैल गया। बहुत गहरी नज़र से उसने अनिका को सर से पांव तक निहारा था। वो धीरे धीरे कांप रही थी। युवान मेहरा की नज़रों से ये बात छुपी न रह सकी। उसने मुश्किल से अपने होठों पर उभरती मुस्कुराहट को दबाया। अनिका बार बार अपने चेहरे पर आने वाले बालों को कान के पीछे कर रही थी। कभी दुपट्टा ठीक करती तो कभी बैग की स्ट्रैप कंधे पर रखती। वो बुरी तरह नर्वस हो रही थी। जी बिल्कुल, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि आपको जॉब चाहिए, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलकर मेरे कमरे तक आ गई। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट नज़र आती हैं, मगर मेरे सामने कुछ घबराई हुई सी हैं। वो मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसकी पर्सनालिटी का जादू पूरे कमरे में छाया हुआ था। उसकी आवाज़ भी बेहद आकर्षक थी। अनिका की धड़कनें तेज हो गईं। क्या क्वालिफ़िकेशन है आपकी? अब तक कहीं जॉब की या नहीं? और जॉब की इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों है आपको? इस बार उसकी आवाज़ एकदम सीरियस थी। अनिका ने मुश्किल से खुद पर काबू पाया।
कांपती पलकों को उठाकर उसने सामने देखा। रॉकिंग चेयर पर टेक लगाए वो उसे ही देख रहा था। उसके दाएं हाथ में एक महंगी घड़ी थी, आस्तीनें कोहनियों तक मोड़ी हुई थीं। शर्ट के ऊपर के 2 बटन भी खुले हुए थे। अनिका ने गहरी सांस लेकर खुद पर काबू पाया और 2 कदम चलकर उसकी टेबल के पास आई। मेरे माँ बाप बीमार हैं। मेरा छोटा भाई है जिसकी स्कूल की फीस भरनी है। हमारे पास पैसे नहीं हैं। पिछले 3 दिन से हमारे लिए खाने को भी कुछ नहीं है, इसीलिए मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। उसके शब्द किसी मशीन की तरह निकलते चले गए। सामने बैठे युवान के चेहरे पर एकदम नरम सा भाव फैल गया। लेकिन आपकी पढ़ाई? मुझे नहीं लगता आपकी पढ़ाई अभी पूरी हुई है। फिर जॉब के साथ पढ़ाई कैसे करेंगी? उसकी कम उम्र देखकर उसने सवाल किया। अनिका के लिए और झूठ बोलना मुश्किल हो रहा था। उसकी टांगें जवाब देने लगीं। क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? क्या आप खड़े खड़े ही मेरा इंटरव्यू लेंगे? अचानक ही वो बेबसी से बोल उठी। युवान जरा सा चौंका। इस लड़की में कुछ तो था जो उसकी तरफ खींच रहा था। जी बिल्कुल, आप बैठ सकती हैं। मेरे कमरे में बिना परमिशन आ गई तो बैठने के लिए परमिशन की क्या ज़रूरत है? वो हल्की मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। उसकी दिलचस्प भरी नज़रें अब अनिका के वजूद पर जमी थीं। वो सर से पांव तक सुलग उठी। इन्हीं अदाओं से मेरी बहन को लूटा होगा। नैना का ख्याल आते ही उसकी रगों में नफरत दौड़ गई। सारा डर पल भर में दूर हुआ। अगले ही पल वो सर उठाकर मजबूत कदमों से चलती हुई उसके सामने रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। जी हाँ, मेरी पढ़ाई अभी अधूरी है। जब घर में खाने पीने के लाले पड़े हों तो पढ़ाई पूरी करना किसे याद रहता है। आप मुझे अपने ऑफिस के किसी काम के लिए रख लें, कॉफ़ी बनाने, फाइल सेट करने, जैसे कोई भी छोटा मोटा काम। वो जल्दी जल्दी बोल गई। युबान मेहरा ने गौर से उसे देखा। वो लगातार अपनी उंगलियां मसल रही थी। ओह आई अंडरस्टैंड, मेरे पास फ़िलहाल तो कोई वैकेंसी नहीं है। कुछ महीने पहले ऑफिस की एक लड़की की अचानक मौत हो गई तो उसकी जगह हमने न्यू हायरिंग कर ली है। वो बिजी अंदाज में बोला और अनिका की रगों में खून खौल उठा। कितने आम से अंदाज में वो नैना का जिक्र कर रहा था, हालांकि मारने वाला वो खुद ही था, उसी कंपनी का बॉस। यही तो कहा था नैना ने मरने से पहले। अनिका ने मुश्किल से नफरत को अपने चेहरे पर आने से रोका। सामने बैठा युवान लैपटॉप खोले उसमें कुछ सर्च कर रहा था। कुछ देर के बाद बोला तो उसका अंदाज प्रोफेशनल था। ठीक है, आज से आप मेरी पर्सनल असिस्टेंट हैं। याद रहे आपका काम दूसरे लोगों वाला नहीं है। आप मेरे ऑफिस में रहेंगी, मेरे लिए कॉफ़ी बनाएंगी, मीटिंग्स के दौरान मैं क्या पहनूंगा वो अरेंज करेंगी, क्लाइंट्स के आने पर ऑफिस का माहौल अच्छा रहेगा इस बात को यकीनी बनाएंगी, और बाकी हर काम वो जो मुझे पर्सनली तौर पर जुड़े हुए हैं। और हाँ, मेरे ऑफिस आने से पहले आपको ऑफिस आना पड़ेगा ताकि जब मैं अपने ऑफिस में दाखिल हूँ तो मेरा पूरा ऑफिस एकदम सेट मिलना चाहिए। ये सब आप करेंगी, क्या आपको मंजूर है? वो गौर से उसकी आंखों में झांक कर बोला था। अनिका को सांस लेना मुश्किल हो गया था। सारा दिन उसे उस इंसान के साथ रहना पड़ेगा, ये सोच कर ही उसकी सांस रुकने लगी। लेकिन फिर जल्दी ही खुद को संभाल लिया। वो यही तो चाहती थी, यही करने के लिए तो वो यहाँ आई थी। जल्दी से सर हिलाते हुए उसने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। ठीक है, फिर आप कल से ही ज्वाइन कर लें, वो कुर्सी के साथ टेक लगाते हुए बोला। इस बीच उसकी नज़रें लगातार अनिका पर ही जमी हुई थी। थैंक यू सर, मैं आपका यह एहसान हमेशा याद रखूंगी। कहते हुए वो तेजी से उठकर खड़ी हो गई। अब उसे इस इंसान के सामने ज़्यादा देर नहीं बैठना था। उसे अपना आप मोम की तरह पिघलता हुआ महसूस हो रहा था। तेजी से चलते हुए वो दरवाजे तक पहुंची। लेमन कलर अच्छा लगता है आप पर, ये रंग मुझे बहुत पसंद है। अपने पीछे से उसकी आवाज़ सुनकर अनिका का दिल धक से रह गया। लेकिन अगले ही पल वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई थी। उसकी सांसें बेकाबू हो रही थीं। अंदर मौजूद उस शानदार पर्सनालिटी वाले इंसान से वो इंतकाम कैसे लेगी, ये बात दिमाग में आते ही अनिका को अपने इरादे कमज़ोर पड़ते महसूस हुए। फिर सर झटकते हुए वो तेज़ी से उस बड़ी सी बिल्डिंग से बाहर निकल आई। उसे कल जॉब पर आना था, अपने इंतकाम की पहली सीढ़ी पर कदम रखना था, और अब वो कमज़ोर नहीं पड़ेगी। उसने दिल ही दिल में पक्का इरादा कर लिया था। अगली सुबह वो अपने वक्त पर तैयार होकर ऑफिस पहुंच गई थी। लेकिन दस्तक देकर अंदर दाखिल होते ही अनिका का रंग उड़ गया था। वो तो सामने ही अपनी चेयर के पास खड़ा था और उसके चेहरे पर बेरहमी फैली हुई थी। टेबल के ऊपर अलग अलग फाइलें, कल का इस्तेमाल किया हुआ कॉफ़ी का मग, हर चीज़ बिखरी पड़ी थी। अनिका ने मुश्किल से खुद को संभाला। मिस अनिका, मैंने आपको कल कहा भी था इस तरह का काम करना आपकी जिम्मेदारी है कि मेरे ऑफिस में दाखिल होने से पहले आप ऑफिस में मौजूद हों।
मैं स्वीपर से ये सब नहीं करवा सकता क्योंकि वे पढ़े लिखे लोग नहीं होते। आपको पता है ये कितने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, एक भी गायब हो गया तो मेरी कंपनी को कितना बड़ा नुकसान होगा। अगर आप अपनी जॉब नहीं कर सकती तो मुझे अभी बता दें। उसके इतने कड़े कठोर शब्दों पर अनिका के कदमों तले से जमीन खिसक गई। मैं अभी करती हूँ सर। तेजी से बोलते हुए उसने बैग सोफे पर रखकर फाइलों को समेटना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ वो खुद भी अपनी बिखरी चीज़ों को समेट रहा था। अनिका के हाथों में कंपन उतरने लगा। नैना का बेजान वजूद उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। इट्स ओके, रिलैक्स, इतनी भी जल्दी नहीं है, अब देर तो हो ही गई है तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब उसकी नरम आवाज़ पर अनिका ने मुड़कर उसे देखा। वो अब बड़ी ही शौक भरी नज़रों से उसे देख रहा था। वो जो गुलाबी सूट पहनी थी जिस पर ब्लैक कलर की किनारों पर हल्की कढ़ाई की गई थी, जल्दी से अपना दुपट्टा सही करने लगी। मैं कोशिश करूंगी कि कल वक्त से आ जाऊं, वो धीमे शब्दों में बोली। हालांकि दिल चाहता था सामने पड़ा हुआ गुलदान उठाकर इस इंसान के सर पर दे मारे और इसकी कहानी जड़ से ख़त्म कर दे। जवाब में वो धीरे से सर हिलाकर बोला, हाँ बिल्कुल आना पड़ेगा। मुझसे पहले आकर ये सारा काम कंप्लीट होना चाहिए, वरना आपकी नौकरी का वो आखिरी दिन होगा। आप ऑफिस में किसी से भी पूछ सकती हैं। मेरे ऑफिस में गंदगी, टाइम पर ना आना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं और ऐसे एम्प्लॉयज़ को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। अपनी कुर्सी पर बैठकर अब वो अपना लैपटॉप खोल रहा था। अनिका का खून खौलने लगा। हाथ में पकड़ी फाइल दराज में पटक कर उसने दरवाज़ा बंद किया और तेज़ी से दरवाजे की तरफ जाने लगी। अब कहाँ जा रही हैं आप? ज़रा मेरे लिए कॉफ़ी ले आइए, दो टूक अंदाज में हुक्म दिया। अनिका ने मुड़कर उसे देखा। अपने अंदर के जज्बात पर काबू पाते हुए उसने धीरे से सर हाँ में हिला दिया और फिर कमरे से बाहर निकल आई। बाहर आकर उसका दिल बेकाबू होने लगा था। उसका दिल चाहता था कि इस कंपनी और युवान मेहरा पर लानत भेजे और यहाँ से चली जाए, लेकिन अभी तो उसका इंतकाम शुरू हुआ था। कॉफ़ी लेकर वो वापस कमरे में आई तो वो किसी चेक पर साइन कर रहा था। सर आपकी कॉफ़ी, उसने धीरे से कहकर। अनिका ने कॉफ़ी युवान के सामने रखी। उसने सर हिलाकर एक चेक अनिका की तरफ बढ़ा दिया। ये आपकी एडवांस तनख्वाह है। अपने भाई की फ़ीस भर देना और अपने माँ बाप के इलाज के लिए दवाइयाँ ले आना। ये समझो तनख्वाह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। अनिका ने बेयकीनी से सामने पड़े चेक को देखा जिस पर अच्छी खासा अमाउंट लिखा हुआ था। उसकी पढ़ाई के रिकॉर्ड और उसकी उम्र के हिसाब से ये तनख्वाह बहुत ज़्यादा थी। उसने हैरत से उस इंसान को देखा जो होंठों पर मुस्कुराहट सजाए उसे ही देख रहा था। उसके दिमाग में ख्याल आया, ऐसे ही वो नैना के साथ भी करता था। शुरू में नैना को भी कंपनी की तरफ से एडवांस पेमेंट दी गई थी। थैंक्स, मगर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, वक्त आने पर ही मैं तनख्वाह लूँगी, सपाट अंदाज में कहकर उसने चेक वापस करना चाहा। युवान ने हैरत से उसे देखा। मुझे पता है ये नौकरी आपने बहुत मजबूरी में ली है, भाई की फ़ीस देनी है, माँ बाप बीमार हैं तो पैसों की ज़रूरत तो होगी ना। अगर आप नहीं लेंगी तो मैं ये पैसे आपके घर भिजवा दूँगा। ये सुनते ही अनिका को ख़तरा महसूस हुआ। अगर ये घर चला गया तो कहीं इसे हकीकत पता न चल जाए कि मैं कौन हूँ। उसने घबराकर जल्दी से सामने पड़ा चेक उठा लिया। नहीं सर, इसकी ज़रूरत नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चेक को मुट्ठी में दबाते हुए वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकल आई। पता नहीं क्यों उसे युवान की नज़रें अपने ऊपर जमती महसूस हो रही थीं। 5 बजे तक अनिका ने पक्का इरादा कर लिया था कि कल वो इससे पहले आकर अपने सारे काम पूरे कर लेगी ताकि बाद में उसे सिर्फ पेपर वर्क करना पड़े और फिर लगातार युवान की नज़रों के सामने न रहना पड़े। इसलिए अगली सुबह 7 बजे से पहले ही वो घर से निकल आई। तेज तेज कदम उठाते हुए वो कंपनी के अंदर दाखिल हुई। युवान के ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई और अगले ही पल उसका दिल धक से रह गया। वो सामने कुर्सी पर बैठा था, होठों पर मुस्कुराहट सजाए, निगाहें दरवाजे पर टिकी थीं। आज भी लेट? मैंने आपसे कहा भी था जल्दी आइएगा मेरे आने से पहले। वो मुस्कुराते हुए जैसे उसे चिढ़ा रहा था। अनिका का दिल चाहा उसका सर फाड़ दे। इस इंसान की वजह से वो अपनी नींद पूरी किए बिना आ गई थी। खाली पेट चूहे दौड़ रहे थे और ये अब भी कह रहा था कि वो लेट है। क्या ये शख्स अपने घर जाता भी था या नहीं? ऑफिस में दिन रात गुजार रहा था। अनिका ने बेबसी से युवान को देखा। उसकी बड़ी बड़ी सुनहरी आंखों में नमी उतरने लगी और युवान को ये मंजर बहुत खूबसूरत लगा। उसे सिर्फ एक नज़र देखने के लिए ही तो वो पिछले आधे घंटे से ऑफिस में बैठा था। वो उसे कैसे बताता कि पूरी रात वो एक पल के लिए भी चैन से सो नहीं पाया था।
जब आंखें बंद करता तो छम से उसका महकता वजूद सामने आ जाता। इसलिए आज वो सुबह सुबह ही ऑफिस पहुंच गया था, वो भी बिना नाश्ता किए। वो यहाँ आकर सबसे पहले उसे देखना चाहता था, मगर वो सारा दिन उसकी बातें नहीं सुन सकती थी, इसलिए अनिका ने बहाना बनाने का फैसला किया। सीधे खड़े खड़े अचानक ही वो जरा सा नीचे झुकी। एक्चुअली सर, मेरे पाँव में मोच आ गई थी। बड़ी मुश्किल से चलते चलते यहाँ तक आई हूँ। शब्दों में दुनिया भर की दर्द और बेचैनी लाते हुए बोली। युवान ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। ओह सीरियसली, कहाँ मोच है? वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। अनिका ने गहरा सांस लिया। टेबल के पास से गुजरते हुए युवान ने लैपटॉप नीचे करके स्क्रीन बंद कर दी, जहां कंपनी के हर जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरे ने कुछ देर पहले ही अंदर आती अनिका की सारी तस्वीरें उसे दिखा दी थीं। मैं कुछ रेस्ट करूंगी तो मोच ठीक हो जाएगी सर। राइट वाले पाँव में आई है, वो सोचे समझे बगैर जो मुंह में आया कहती जा रही थी। पूरी कोशिश की थी कि सामने मौजूद ये इंसान उसे घूरना बंद कर दे। उसकी निगाहें उसे बुरी तरह बेचैन कर रही थीं। युवान ने होंठ भींचकर अपनी मुस्कुराहट रोकी। ये लड़की उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर ही देती थी। निगाहों के रास्ते वो सीधा उसके दिल में उतर रही थी। वो जानता था उसकी नज़रें इस लड़की को परेशान करती हैं, लेकिन वो क्या करता, दिल के हाथों मजबूर था। आज तक उसे कभी किसी लड़की में इतनी दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी जितनी अनिका में। मुझे अपना पाँव दिखाइए प्लीज़। इस मोच के साथ आप पूरा दिन नहीं रह पाएंगी। मैं मोच निकाल देता हूँ, या फिर ऐसा करता हूँ किसी डॉक्टर को बुला लेता हूँ। ध्यान से उसके सामने पंजों के पास झुकते हुए वो बोला। अनिका घबराकर पीछे कदम ले गई। उसके गाल लाल पड़ गए। नहीं, आप हाथ मत लगाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने घबराकर कहा। युवान की मुस्कुराहट गहरी हुई। अरे ठीक कैसे हैं आप बैठी यहाँ। उसने रिवॉल्विंग कुर्सी घसीटकर उसके सामने रख दी। दोनों कंधों से अनिका को थाम कर कुर्सी पर बिठाया और उसके पाँव पर झुक गया। अनिका को अपनी सांस लेना मुश्किल हो रहा था। पकड़े जाने के ख्याल से उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। कुछ पल पाँव देखने के बाद युवान मेहरा ने सर उठाया। बहुत बुरी मोच आई है आपके पैर में। आज तो पूरा दिन आप कोई काम नहीं कर पाएंगी। आप ऐसा करें, यहाँ मेरे सामने बैठ जाइए। मुझे जो भी पेपर वर्क कराना होगा वो मैं आपसे करवाता रहूँगा। वो गहरे शब्दों में कहते हुए उसकी कुर्सी धकेल कर अपने टेबल के सामने ले आया। अनिका ने दिल ही दिल में खुद पर लानत भेजी। किस मुसीबत में फंस गई थी। अब पूरा दिन उसके सामने बैठना पड़ेगा। उसकी नज़रें बर्दाश्त करना कहाँ आसान था, मगर वो तो फैसला कर चुका था और उसके फैसले को बदलना अनिका के बस में नहीं था। मगर वो उसकी बोलती निगाहों का मतलब अच्छी तरह समझ रही थी। मरती क्या न करती, चुपचाप वहीं उसके टेबल पर बैठ गई, जबकि युवान दिल ही दिल में उस लड़की की हालत से मजा लेते हुए खुश हो रहा था। उसे तो उसे देखने का एक अच्छा बहाना मिल गया था। आज वो पूरा दिन उसके सामने बैठी रहेगी। उसे इस कंपनी में काम करते हुए धीरे धीरे करके 1 महीना हो चुका था। रात देर तक बेड पर लेटकर वो खाली नज़रों से छत पर चलते पंखे को देखती रही। एडवांस तनख्वाह देने के बावजूद युवान ने वक्त पर तनख्वाह उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी थी। वो ऑफिस में उसकी हर चीज़ का ख्याल रखता, जैसे उसे किसी परेशानी में देख नहीं सकता हो, और साथ ही साथ सब लोगों का बहुत ध्यान रखता था। अनिका ने हर एक के मुंह से उसके बारे में सिर्फ तारीफें ही सुनी थीं, मगर वो क्या करती। वो उसकी बहन का कातिल था, गुनहगार था। वो अपनी बहन के कातिल को बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकती थी। उसकी मेहरबानियों की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। वो उस इंसान को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करना चाहती थी, जो दुनिया के सामने अच्छा बनने का नाटक करता था। उसकी इसी अच्छाई को ख़त्म करना था। उसके खुद के लिए नरम शब्द, मेहरबान आंखें, ये सब अनिका से छुपा हुआ नहीं था। इन्हीं अदाओं से शायद हर लड़की को अपनी ओर खींचते हो तुम, युवान मेहरा। मगर इस बार नैना नहीं, अनिका है। मैं अपना इंतकाम लेकर रहूँगी। खुद को मजबूत करती वो करवट बदल कर सोने की कोशिश करने लगी। ये अलग बात थी कि बंद आंखों में भी सिर्फ एक ही इंसान का चेहरा लहरा रहा था। उस दिन मौसम सुबह से ही खराब था। ऑफिस जाकर भी वो उलझती रही। चाय का कप मेज पर गिरा दिया। गलत फाइल युवान को मीटिंग के दौरान दे दी। वो उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को गौर से देख रहा था। क्या बात है मिस अनिका, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं? उसके पूछने पर वो हड़बड़ा गई। नहीं सर, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आपको ऐसा क्यों लगा? आप फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घबराकर अपने आप को नॉर्मल करने लगी। अब उसे क्या बताती? उसकी परेशानी कोई और नहीं बल्कि खुद युवान मेहरा था। वो इंतकाम लेने आई थी, लेकिन अब उसका दिल उसके खिलाफ हो गया था।
उसका दिल एक नए अंदाज में धड़कने लगा था। ऑफिस टाइम ख़त्म होने के बाद वो बिल्डिंग से बाहर निकल कर आई थी। जब बाहर खिड़की से नजर आती बरसती तेज बारिश ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। अनिका के चेहरे पर परेशानी फैल गई। इतनी तेज बारिश में घर कैसे जाऊं? उसने परेशानी से माथे पर हाथ मारा। सुनहरी आंखों में बेचैनी सी आई। दाएं होंठ का कोना दांतों में दबाए वो खिड़की के पास आकर खड़ी हुई। 6 बज चुके थे, पूरा स्टाफ जा चुका था, तो अब उसे भी घर तो जाना ही था। गहरी सांस लेकर वो बैग उठाकर बाहर निकल आई। बाहर निकलते ही पानी की तेज बौछार ने उसे पूरी तरह भिगोकर रख दिया। दूर दूर तक कोई टैक्सी या सवारी का नामो निशान नहीं था। वो बुरी तरह भीग रही थी। ठंड उसकी रगों में उतरने लगी। अब क्या करूं? परेशानी से होंठ चबाते उसने मुड़कर देखा और तभी वो काले रंग की गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। बैठ जाओ जल्दी से, इससे पहले कि बीमार पड़ जाओ। खिड़की का शीशा नीचे करते हुए युवान ने उसे आवाज़ लगाई। अनिका एक पल के लिए खामोश रही। नहीं सर, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। वो अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए बोली। बेवकूफ़ी मत करो, इस मौसम में घर तक कैसे जाओगी? सड़कों पर पानी भर चुका है। बारिश के काफ़ी देर तक भी तुम्हें कोई टैक्सी या सवारी नहीं मिलेगी। अब की बार वो सख्त शब्दों में बोला था। अनिका की आंखों में नमी उतरने लगी। न चाहते हुए भी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वो उसके बराबर बैठ गई। अंदर बैठते ही उसे युवान की दिलचस्प निगाहें अपने ऊपर जमती महसूस हुईं। आप मुझे किसी बस स्टॉप पर उतार दें जहाँ कोई शेड बना हो, मैं वहाँ बारिश रुकने का इंतजार कर लूँगी, वो नपे तुले अंदाज में बोली। युवान कुछ पल तक उसकी ओर देखता रहा, फिर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ तुम्हारे घर तक, या फिर तुम्हें मेरे साथ किसी तरह का कोई खतरा है? वो अब सीरियस अंदाज में पूछ रहा था। अनिका का दिल डूबने लगा। हाथों को आपस में मसलते हुए वो अपना चेहरा खिड़की की तरफ मोड़ गई। शादी करोगी मुझसे? युवान मेहरा ने जैसे उसके ऊपर कोई बम गिराया था। अनिका ने झटके से उसकी ओर देखा। उसकी निगाहों में मौजूद जज्बों से वो अनजान नहीं थी। वो जानती थी आज या कल वो ऑफर उसे जरूर करेगा। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा कोई छोटा भाई नहीं है, तुम्हारे पापा भी नहीं हैं, सिर्फ तुम्हारी माँ है और तुम अपनी माँ के साथ अपने घर में अकेली रहती हो। शायद तुम्हें जॉब की ज़रूरत थी, इसीलिए तुमने मुझसे झूठ बोला, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सीरियस अंदाज में अपनी बात कहते हुए उसने अनिका की ओर देखा था और अनिका की धड़कन रुक सी गई। वो कुछ पल तक उसे देखती रही। यही तो वो चाहती थी, यही मोड़ यहीं तक पहुंचाने के लिए ही तो वो पिछले 1 महीने से दुआएं कर रही थी। नैना का चेहरा एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने लहराया। कुछ पल के लिए उसने अपनी नज़रें झुका लीं, गोद में रखे हाथों को आपस में मसलने लगी। मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी मम्मी शादी के लिए राजी नहीं होंगी, क्योंकि आपके और मेरे स्टेटस में बहुत फ़र्क है। मेरी माँ ने एक दुनिया देखी है, वो बिल्कुल भी इस बेजोड़ की शादी के लिए राजी नहीं होंगी। हमें बगैर किसी को बताए ये शादी करनी होगी। उसने बगैर किसी जज्बे के अपनी रजामंदी दे दी। युवान हैरत से उसे देखता रह गया। उसने नेचुरली लड़कियों की तरह शर्माने झिझकने की बजाय डायरेक्ट हाँ कर दी थी। एक पल के लिए उसे यकीन न आया, मगर उसकी रजामंदी ही युवान के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। चेहरे पर उमड़ती बेतहाशा खुशी को छुपाते हुए वो रुख मोड़कर सामने देखने लगा। अगर ऐसी बात है तो हम पहले कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, फिर तुम्हारी मम्मी को भी मना लेंगे। मेरे जैसा दामाद पाने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। शरारत से कहते हुए वो एक बार फिर उसकी तरफ मुड़ा था। अनिका ने सिर्फ मुस्कुराने पर बस किया। कुछ पल तक युवान उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को देखता रहा, मगर उसे इतनी खुशी हुई थी कि वो हर चीज़ को नज़रअंदाज कर गया। अब उसे इंतजार था तो सिर्फ कल रात का, जब उसकी दुल्हन बनकर वो उसकी ज़िंदगी में शामिल होने वाली थी, और फिर आज वो उस इंसान की मनचाही दुल्हन बनकर उसकी ज़िंदगी में शामिल भी हो चुकी थी। अपने वजूद पर उसकी तंग होती पकड़ पर अनिका ने घबराकर आंखें खोल दी। वो कुछ पल में ही अतीत का सारा सफ़र तय कर आई थी। युवान की सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। वो एक झटके से मुड़ी। दोनों हाथों से युवान को धकेलते हुए उसने उसे खुद से दूर कर दिया। युवान की आंखों में हैरत आई। क्या हुआ अनिका? आज तो हमारी शादी की रात है और हम एक मजबूत रिश्ते में बंध चुके हैं। मुझे अपनी मोहब्बत को पूरा कर लेने दो, तुम्हें महसूस करने दो। वो 2 कदम चलकर उसके करीब हुआ था, मगर वो फिर से पीछे हट गई, जैसे उसे करंट लगा हो। हाथ मत लगाओ मुझे, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। कौन सी शादी? कैसी शादी? ये सबूत है ना हमारी शादी का?
वो एकदम पीछे मुड़ी, टेबल पर रखा वो पेपर उठाकर झपट लिया और युवान की तरफ आई। ये लीजिए, ख़त्म कर दिया मैंने सबूत। टेबल पर पड़े उसके लेटर से उसने पेपर को आग लगाते हुए वो सीधा उसकी तरफ बढ़ी और आंखों में आंखें डालकर बोली थी। युवान अनिका के स्वरूप पर हैरान था। वो चुपचाप उसे देखता रह गया। उसके जूड़े में लगे फूल बिखर कर नीचे गिर रहे थे। सुनहरी आंखों में नफरत ही नफरत थी। सर पर टिका हुआ दुपट्टा खुलकर नीचे जा गिरा था। ये सब क्यों कर रही हो अनिका? वो बड़ी मुश्किल से बोला। उसके चेहरे पर लालिमा छा गई थी। अनिका के होठों पर एक कड़वी मुस्कान फैल गई। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आपने भी तो यही सब किया था ना मेरी बहन नैना के साथ। उसे धोखे से बुलाया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इतनी बर्बाद कि उसे अपनी जान लेना पड़ी। उस रात को वो जिस हाल में घर वापस आई थी, उसके बगैर कहे मैं सब कुछ समझ गई थी। उसने घर आने से पहले ही जहर खा लिया था। शायद वो हमारा सामना ही नहीं कर सकती थी और उसे ऐसा करने के लिए आपने ही मजबूर किया था। आपका ही नाम मरते वक्त उसके होठों पर था। वो चिल्लाते हुए उसकी तरफ झपटी थी। जो जिल्लत उसके मरने के बाद हम लोगों ने सही है ना, वही जिल्लत आपको भी सहनी पड़ेगी। किसको पता कि मैं आपकी बीवी हूँ? किसी को नहीं ना। पीछे मुड़ी थी वो। उसके शब्दों में खतरनाक हद तक कड़वाहट उतर आई थी। खामोश निगाहों से वो उसे ही देखे जा रही थी, जबकि युवान की निगाहों में अविश्वास था। मेरे प्यार में अब तुम पूरी तरह डूबे हो। मुझसे शादी भी कर चुके हो, लेकिन मुझे पा नहीं सकते। मैं चाहती तो ये सीन बहुत पहले क्रिएट कर सकती थी, लेकिन नहीं कर पाई, क्योंकि तुम्हारे ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। मैंने देख लिया था, लेकिन यहाँ इस होटल के रूम में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। यहाँ वही होगा जो मैं चाहती हूँ। ये कहकर अनिका पीछे मुड़ी। फिर उसने अपने बालों को बिखेर दिया, कंधे से अपना ब्लाउज खींचकर फाड़ दिया और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। बचाओ बचाओ। अगले ही पल जोर जोर से चिल्लाते हुए उसकी आवाज़ गूंजी। उसका शोर सुनते ही होटल में मौजूद लोग जमा होना शुरू हो गए। अरे ये तो युवान मेहरा है। ओ माय गॉड। लोगों की सरगोशियाँ उभरने लगीं। अनिका रोते हुए कमरे से बाहर निकल आई। किसी ने उसके ऊपर चादर डाल दी थी और कुछ लोग पुलिस को फ़ोन कर रहे थे। कमरे के बीचों बीच खड़ा युवान होंठ भींचता हुआ ये सब कुछ देख रहा था। आंखों में आए आंसू पोंछते हुए उसने एक आखिरी निगाह अनिका पर डाली। मोहब्बत अपनी जगह थी, मगर वो इंतकाम के मामले में सच्ची निकली थी। तेजी से पलट कर वो होटल की सीढ़ियाँ उतरते हुए बेधड़क सड़क पर एक तरफ को दौड़ती चली गई। युवान मेहरा का चैप्टर अब उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था। वही जिल्लत, वही रुसवाई, वही तमाशा उसकी किस्मत में भी लिख दिया था उसने। वो जानती थी वो लोगों में पॉपुलर था, उसके बारे में ये खबर हर अखबार, हर टीवी चैनल पर होगी। वो बदनाम हो जाएगा और यही तो उसका बदला था। घर में दाखिल होते ही उसने बेखबर सोई सुमित्रा जी को देखा, जिन्हें वो झूठ बोलकर घर से गई थी, और फिर दोनों हाथों में चेहरा छुपाते हुए दीवार से टेक लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया दीदी, मगर इस नफरत और इंतकाम के खेल के बीच मेरा दिल टूट गया। सिसकियों के साथ रोते हुए वो होठों में अपने आप ही आप बोल रही थी। रात के अंधेरे दिन के उजाले में बदलने लगे, मगर उसकी पोजीशन में कोई फर्क नहीं आया। रो रो कर उसकी आंखें सूख चुकी थीं। वो अपने हाथों से अपना दिल उजाड़ कर आई थी। अब तक तो पुलिस वाले उसे ले गए होंगे। अगर पुलिस ना भी ले गई हो तो भी हर अखबार, हर न्यूज़ चैनल पर उसकी खबर चल रही होगी। शायद वो इस वक्त को कोस रहा होगा जब उसने मुझे अपनी कंपनी में नौकरी दी थी, या शायद सोच रहा होगा कि मेरे मासूम चेहरे के पीछे कैसा खतरनाक चेहरा छुपा हुआ था। दीवार से टेक लगाकर वो लगातार यही सोचती जा रही थी। सूखी आंखें सामने दीवार पर जमी हुई थीं। लाल होठों को कुचल कुचल कर और भी लाल कर चुकी थी। लगातार रोने के कारण उसकी नाक और गाल भी गुलाबी हो गए थे। उसे यकीन था थोड़ी ही देर बाद मीडिया वाले उसके घर का दरवाज़ा बजाना शुरू कर देंगे। वो सबके लिए खुद को दिमागी तौर पर तैयार भी कर चुकी थी। उसे पता था जिस खड्डे में उसने युवान मेहरा को गिरा दिया था, गंदगी के कुछ छींटे उसके दामन पर भी जरूर आएंगे। मगर वक्त सरकता रहा। मिनट घंटे में बदल गए और घंटे दिन में। पूरा दिन निकल गया, शाम हो गई, मगर किसी ने उनके घर का दरवाज़ा न खटखटाया। उसकी माँ सुमित्रा जी अपने रूटीन के कामों में लगी हुई थीं। उसने अपनी माँ को अपनी तबीयत खराबी का कहकर खुद को कमरे में बंद कर लिया था। अनिका को हैरत ने घेर लिया। क्या कोई उसका घर नहीं जानता था? क्या किसी ने उसकी शक्ल नहीं देखी थी? ऐसा कैसे मुमकिन था? उसे होटल के रूम से निकलते हुए कई लोगों ने देखा था। वहाँ कई ऐसे लोग थे जो लगातार मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर रहे थे। भले ही अमीर आदमी की उछलती इज्जत
देखने का जो मौका उन्हें मिला था वो उसे क्यों गंवाते। मगर अनिका के सारे अंदेशे खत्म होते जा रहे थे। पूरा दिन गुजर गया, रात के अंधेरे ने अपने पैर फैला लिए थे। सुमित्रा जी ने उसकी भीगी आंखों को देखकर कई बार पूछने की कोशिश की, मगर वो तबीयत की खराबी का बहाना बना देती और उन्हें खामोश कर देती। गर्दन, हाथ और बाजू पर जहां जहां युवान की उंगलियों ने छुआ था, अब भी उसे युवान के स्पर्श की गर्माहट महसूस हो रही थी। मुझे सब खत्म कर देना चाहिए, सब कुछ भुला देना चाहिए। मैंने अपना इंतकाम ले लिया है, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। गहरी सांस लेकर वो करवट बदल कर लेट गई। ये और बात थी कि लेटते हुए उसकी आंखें फिर से भीगने लगी थीं। यूं ही खामोशी से अगले कई दिन गुजर गए। न उसकी खामोशी टूटी और न ही दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। 3 दिन के बाद उसने थक हार कर अपने बैग में खामोश पड़ा मोबाइल निकाला। ये उसका वही मोबाइल था जो उसने शादी वाले दिन ऑफ करके अपने बैग में डाल लिया था। क्या मेरे बारे में कोई खबर छपी होगी और उसके साथ मेरा नाम उछाला जा रहा होगा? धड़कते दिल के साथ उसने कांपते हाथों से मोबाइल ऑन किया। कुछ देर के बाद हर चीज़ उसके सामने थी। सोशल मीडिया सब कुछ चेक कर चुकी थी, मगर कहीं पर भी वो नहीं था जो वो देखना चाहती थी, जिसका डर उसे अंदर से कांपने पर मजबूर कर रहा था। मगर हर जगह युवान का चमकता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। उसकी नई डील्स, उसकी मीटिंग्स, उसकी पर्सनालिटी के बारे में कमेंट्स, मगर कहीं भी उस रात के हादसे का जिक्र तक नहीं था। वो हर तस्वीर में चमकते हुए चेहरे के साथ मौजूद था। अनिका का दिल धक से रह गया। ये क्या हुआ था? क्या किसी को कुछ भी पता नहीं था? उसने अपनी इज्जत पर खेल कर ये कदम उठाया था, खुद को अंधेरे के उस गड्ढे में गिराया था जहां से अब निकलना उसके लिए मुमकिन नहीं था। मगर युवान मेहरा पर तो कोई भी असर नहीं हुआ था। वो बदनाम क्यों नहीं हुआ था? लोगों ने क्या उसके इतने बड़े गुनाह को माफ़ कर दिया? अनिका ने कांपते हाथों से मोबाइल चेक कर लिया। उसके व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज आए हुए थे। अनिका ने कांपते हाथों से वो मैसेज खोले। ऑफिस के कुछ सहकर्मियों के मैसेज थे जिनमें उसकी खैरियत पूछी गई थी और ऑफिस न आने के बारे में सवाल था। अनिका के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा वो चाह रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल आम रूटीन के जैसा। मतलब उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। अनिका की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसे अच्छी तरह याद था, होटल से निकलते वक्त उसने सैकड़ों लोगों को वहां वीडियो रिकॉर्डिंग करते देखा था। पुलिस को भी लोग कॉल कर रहे थे, क्योंकि जब वो बाहर निकली थी पुलिस की गाड़ी होटल के दरवाजे पर उसने रुकते देखी थी। वो सोच रही थी इतना बड़ा आदमी होते हुए भी ये खबर नमक मिर्च के साथ अखबारों में जरूर छपनी चाहिए थी, मगर हर जगह खामोशी क्यों थी? उसने दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया। जो कुछ हो रहा था वो उसकी सोच से एकदम बाहर था। मेरे बारे में सोच रही हो ना? एक जानी पहचानी मगर भारी भरकम आवाज पर उसने झटके से सिर उठाया। दरवाजे की दहलीज पर कोई खड़ा था। अंदर हल्का अंधेरा था। अनिका एकदम से अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। उसे लगा शायद धोखा हुआ है, मगर धोखा नहीं था। दहलीज पर वही खड़ा था, वही अपनी खूबसूरत पर्सनालिटी के साथ, सलीके से सेट बाल, मगर काली आंखों में उलझन और दर्द का गहरा असर। अनिका की आंखों से 2 आंसू टूटकर उसके गालों पर फिसल पड़े। उसे समझ नहीं आ रहा था, युवान मेहरा को यह देखकर उसे गम हुआ था या खुशी। इतनी बड़ी हो गई हो तुम कि जो कुछ सोचो उसे परख लो, उस पर अमल कर लो। एक बार भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं समझी कि वो गुनहगार भी है या नहीं। वो बोलते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो गया। बाहर से आई रोशनी ने अब कमरे को उजाला कर दिया था। अनिका ने उसका चेहरा देखा। वो आज भी उतना ही हैंडसम, दिल में उतर जाने की हद तक खूबसूरत लग रहा था, मगर आंखों के लाल डोरे उसके अंदर के तूफान का पता दे रहे थे। तुम मेरी बीवी हो अनिका। शादी से पहले ना सही, शादी के बाद तुम मुझसे पूछ ही सकती थी ना कि आखिर नैना के साथ हुआ क्या था। उसकी बात पर अनिका ने चौंक कर सर उठाया था और हैरत से उसकी ओर देखा। आंसुओं में भीगी आंखें और कांपते होंठों के बीच उसके लिए अपने दिल को संभालना अब मुश्किल हो रहा था। इन 3 दिनों में वो उससे नफरत करना चाहता था, मगर चाह कर भी नफरत नहीं कर पाया था। तुमने कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया। हैरत तो मुझे खुद पर भी है कि मेरे जैसा मैच्योर आदमी भी मोहब्बत में इतना अंधा हो गया कि किसी भी बात की छानबीन नहीं कर पाई, वरना शायद मैं पहले ही तुम्हारी गलत फहमी दूर कर देता। तुम्हारी बहन नैना मेरी ही कंपनी में काम करती थी, बहुत काबिल, बहुत होनहार थी। तुम दोनों की शक्ल सूरत में इतना फ़र्क ना होता तो शायद मैं तुम्हें उसकी बहन के तौर पर पहचान भी लेता। उसकी आवाज़ भारी हुई। वो मेहनती जरूर थी, लेकिन थोड़ी सी भोली भी। कंपनी के एक लड़के के साथ उसका रिश्ता बनने लगा।
मैं सिर्फ कंपनी का बॉस नहीं हूँ, मैं अपने हर वर्कर, हर एम्प्लॉय पर नज़र रखता हूँ। मेरी कंपनी के हर हिस्से में कैमरे लगे हुए हैं। मैंने उनकी खुफिया मुलाकातें, बातें सब देखी थीं। वो लड़का उसे प्रपोज कर रहा था, मगर वो घर वालों के कारण परेशान थी। उसका कहना था कि उसे घर वालों का सहारा बनना है, जबकि लड़के की जिद थी कि वो चुपचाप शादी कर लेंगे और बाद में घर वालों को बता देंगे। मगर नैना नहीं मानी। वो रुका, फिर गहरी सांस लेकर बोला, फिर वही हुआ जो ऐसे मामलों में होता है। वो लड़का किरदार का इतना मजबूत नहीं था। उसने वही किया जो वो करना चाहता था, और उस कमजोरी का खमियाजा तुम्हारी बहन को भुगतना पड़ा। लोगों की नज़रों और बदकिरदारी के तानों से मजबूर कर दिया था उसे, और वो जहर खा गई। अनिका का दिल डूबता जा रहा था। युवान की आवाज़ टूट रही थी। मैं नहीं जानता था उसने मरने से पहले मेरा नाम क्यों लिया। जब पहली बार नौकरी के लिए आई थी, बहुत परेशान थी। मैंने अपनी आदत के मुताबिक उसे नौकरी दे दी, एडवांस पेमेंट भी की। मैं हर एम्प्लॉय के साथ ऐसा ही करता हूँ। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने उसे बस समझाने की कोशिश की, रोका नहीं। अगर सख्ती से रोकता तो शायद वो मेरी बात मान लेती। इस बात का अफसोस मुझे हमेशा रहेगा। अनिका की आंखें फैल गईं जब युवान ने आगे कहा, नैना की मौत की खबर मिलते ही मैंने सारे कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक की। मैं उस मुजरिम तक पहुंचना चाहता था और फिर पहुंच गया। वो सोच रहा था वो चालाक है, खुद को छुपा लेगा, मगर मैं भी युवान मेहरा हूँ। ज़रूरत पड़े तो ज़मीन खोद कर भी मुजरिम को निकाल सकता हूँ। मैंने उसे जेल के अंदर फिकवा दिया। अब वो सड़ेगा जब तक उसकी जबानी बाकी रहेगी। मैं अपने तौर पर इंसाफ कर चुका हूँ, मगर जिस चीज़ में मेरा कोई कसूर नहीं था उसकी सज़ा तुमने मुझे क्यों दी। वो अचानक दुख से बोल उठा और अनिका का दिल डूब गया। क्या ये सब सच है? वो मुश्किल से बोल पाई। युवान के होठों पर फीकी सी मुस्कान आई। मुझे पता था तुम यकीन नहीं करोगी। मेरे पास सब सबूत हैं। उस लड़के के मोबाइल में नैना की कई तस्वीरें हैं, यहाँ तक कि उस रात की भी। शायद अब तुम्हें मेरी बेगुनाही का यकीन आ जाए। अनिका का दिल किसी भारी बोझ से आज़ाद हो गया। अपनी बेवकूफ़ी याद आई तो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने आपकी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, आपको बदनाम कर दिया उस जुर्म के लिए जो आपने किया ही नहीं। सामने खड़े आदमी ने धीरे से उसे थाम लिया और अपने सीने से लगा लिया। रोना बंद करो यार, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा तुम सोच रही हो। मैं युवान मेहरा हूँ। मेरे बारे में कोई भी खबर अखबारों में छपने या मीडिया पर जाने से पहले रिपोर्टर्स मुझसे खुद इजाज़त मांगते हैं। और तुम मेरी बीवी हो। मेरे और मेरी बीवी के बीच जो कुछ होगा वो मीडिया पर क्यों आएगा? किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि हमारे पर्सनल मामले को तमाशा बनाए। अनिका ने झटके से सिर उठाया। तो वो सब क्या किसी को पता नहीं? बिल्कुल नहीं, और अगर होता भी तो मैं सब संभाल सकता हूँ। वो अब भी हैरान खड़ी थी। तुम इतने इंटेलिजेंट हो नहीं जितना खुद को समझती हो, बस हसीन ज़रूरत से ज़्यादा हो। और तुम्हारा यही हुस्न मेरी कमजोरी है। वो उसके चेहरे पर झुकता हुआ बोला। वो लाल पड़ते चेहरे के साथ पीछे हटी, गहरी सांसें भरते हुए खुद को संभालने लगी। क्या अब तुमने मुझे माफ़ कर दिया? वो हल्का झुककर पूछ रहा था। अनिका अपनी किस्मत पर हैरान थी कि उसके सारे धोखों के बावजूद वो आदमी उसके सामने खड़ा माफ़ी मांग रहा था। अब तो माफ़ कर दो यार, क्योंकि ये दीवाना तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उसकी गंभीर आवाज़ गूंजी। अनिका के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आंसू पोंछते हुए उसने पूरे दिल से उसकी तरफ देखा। इस बार उसके दिल में कोई मैल, कोई बदगुमानी नहीं थी, बल्कि वो मोहब्बत थी जिसे वो दबाने की कोशिश कर रही थी। नैना का मुजरिम पकड़ा जा चुका था। अनिका को भला और क्या चाहिए था? उसने शर्मिंदा होकर अपनी हरकत की माफ़ी मांगी, मगर युवान ने उसके होठों पर हाथ रखकर उसे चुप करवा दिया। बस कुछ मत बोलो। अगर बोलना है तो बस इतना कहो कि मुझसे मोहब्बत है। वो शरारती अंदाज में बोला। अनिका मुस्कुरा दी और शर्माते हुए उसके सीने में चेहरा छुपा गई। सुमित्रा जी युवान मेहरा जैसे दामाद को पाकर बहुत खुश थीं। उन्होंने आशीर्वाद देकर दोनों को रुखसत किया। युवान अनिका और सुमित्रा जी को अपने घर ही ले आया। वहाँ नौकरों ने भरपूर स्वागत किया। कमरे में पहुंचकर युवान बेड पर बैठा, उसके माथे पर होंठ रखे और खुमार भरी आंखों से उसे देखने लगा। उसकी पलकों की लर्जिश उसकी घबराहट बता रही थी। वो उसके कानों के पास झुककर अपने प्यार की शिद्दत उंडेलने लगा और अनिका उसकी बाहों में सिमटती चली गई। जिंदगी इतनी खूबसूरत मर्द के साथ गुजरेगी उसने कभी नहीं सोचा था। उसका दिल अब युवान के लिए ढेर सारी चाहतों से भर चुका था। अनायास ही उसने अपने नरम होंठ युवान के होंठों पर रख दिए। युवान ने एक झटके से उसे अपने ऊपर खींच लिया।
सिर्फ एक किस से काम नहीं चलेगा मैडम, इतना रुलाया है, इतना तड़पाया है, बहुत सारे किस चाहिए। वरना वरना क्या? अनिका डरते हुए बोली। वरना कुछ नहीं, हम तो दीवाने हैं आपके, एक किस पर ही गुजारा कर लेंगे। वो मासूम सी शक्ल बनाकर बोला। अनिका खिलखिला उठी और उसकी बाहों में सिमट गई। युवान ने भी कसकर उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके दिल को कितना सुकून मिला था, ये वही जानती थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक स्टोरी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।